हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना रिएक्शन व्यूअर। तो आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं राजपूत हिस्ट्री के ऊपर। अ, ये इसके बारे में डिटेल डिस्कस किया गया है राजवीर सर के द्वारा। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे जुड़े हैं। और एक्चुअली ये चीज़ें ना हिस्ट्री से भी बहुत जुड़ी हैं। और मैं भी इससे बहुत जुड़ा हूँ कि हम भी उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम जैसे महाराणा प्रताप, आई एम ऑल्सो ए लोधिया राजपूत। तो लेट्स क्या हथियारों के पीछे भी एक स्पिरिचुअल एनर्जी थी? हमारे तलवार को आज भी राजस्थान भवानी कहते हैं। अभी तक हम ये मानते हैं कि यदि तलवार को उसकी म्यान से बाहर नहीं निकालना चाहिए, और यदि म्यान से बाहर निकालिए तो उसमें ब्लड लगना चाहिए। आज भी ये मन आज भी अभी भी जो पुराने लोग हैं वो बाकायदा अपना अंगूठा, हमारी बारिश कम होती है तो हमारे किसी कवि से पूछा गया तो उन्होंने कहा जब बादल हमारे ऊपर से निकलते हैं ना तो उनको थोड़ी शर्म आ जाती है कि इस धरती ने खून पी रखा है, पानी तो क्या ही पिलाया जाए इसको। आप मानते हो कि फिल्मों की दुनिया ने राजस्थान की हिस्ट्री को अच्छे तरीके से दर्शाया है? नहीं, राजस्थान की हिस्ट्री का जो सच है ना वो उन महलों के बाहर था, उन युद्धों के मैदानों के अंदर था। वाह। महाराणा प्रताप का एक बैटल है। सुल्तान खान नाम का एक मुगल कमांडर है जो मेवाड़ के अंदर है। ज्यादातर कमांडर्स का ये कहना था कि वहाँ ज्यादा सेना थी उसकी, इसलिए वहां पर अटैक नहीं करेंगे। महाराणा प्रताप का था कि वहीं किया जाना चाहिए। पूरी मुगल सेना उड़ा दी गई थी। बैटल ऑफ दिवेर के बाद मुगलों की हिम्मत नहीं हुई दोबारा उधर मेवाड़ की तरफ जाने की। राजस्थान की हिस्ट्री में अ, अभी जो हम लोगों को जानकारी है वो ज़्यादातर बैटल ऑफ हल्दी घाटी की है। लेकिन बीच में उससे पहले ही आई थिंक या उसके बाद बैटल ऑफ दिवेर हुआ था, जहाँ पे मुगल की पूरी सेना, मतलब ना एक सैनिक ना घोड़े ना कुछ, एक भी चीज बच के नहीं जा पाई। तो वो पूरी सेना को ऐसे काट दिया गया था। तो पूर्ण हिस्ट्री में इसके बारे में इतना एक्सप्लेन नहीं किया गया है। अ, हल्दी घाटी को ही ज्यादा एक्सप्लेन किया गया। उतनी महिलाओं की बहादुरी के किस्से मिलते हैं खूब सारे। राज सिंह सेकंड के टाइम में मराठों का एक हमला है, छोटी सी जगह पड़ती है कोसीथल। वहां के जो कमांडर थे उनकी उम्र 5 साल, उसकी मम्मी शासन संभाल रही है। वो महिला खुद युद्ध लड़ने के लिए जाती है। शाम को जब घायलों को उठा रहे थे तो उन घायलों में एक महिला मिलती है। खून निकलने से उसके बाल पूरे गीले हो गए। राणा राज सिंह रोने लग गया था। उसने कहा तुम्हारे जैसी महिलाएं जब तक जिंदा है ना, मेवाड़ का कोई बाल भी वहां का नहीं गिर सकता। जय भवानी दोस्तों, एक और ज़बरदस्त हिस्ट्री एपिसोड आ चुका है। मेरी एक छोटी सी बात सुन लो। इस एपिसोड के साथ हमारी शुरुआत होगी एक नए फेज की। दिल में भारत और भारतीय हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा पैशन है, क्योंकि हमारे देश भारत के लिए बहुत ज़्यादा पैशन है। और इस वजह से आज से टीआरएस का नया अवतार है, स्किल हाउस ब्रिंग्स यू टीआरएस। स्किल हाउस पर हमारी ये इंटेंशन है कि जितने भी भारतीय हमारे कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं वो दुनिया के लिए तैयार हो जाए। वी क्रिएट ग्लोबल इंडियंस। उस पर्सपेक्टिव से बहुत सारे क्लासेस अपलोड करे हमने स्किल हाउस पर, क्योंकि भारत को और आगे लेके जाना है। इसी वजह से हम हिस्ट्री एपिसोड्स क्रिएट कर रहे हैं। राजपूत हिस्ट्री का ये हमारा टीआरएस का पहला एपिसोड है। वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। राजवीर सर ने आग लगा दी इस स्टूडियो में। यूल एंजॉय द एपिसोड, बहुत इंस्पिरेशन लेकर जाओगे। बट एज ऑलवेज मेरा मानना है कि अगर आप हिस्ट्री के बारे में कुछ सीख रहे हो तो प्लीज एक प्रैक्टिकल नजरिए से हिस्ट्री को समझो और खुद के लाइफ में ये सारे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स, साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज अप्लाई करो। एंजॉय द एपिसोड, Rajput History Special on TRS. This is Skill House brings you The Ranveer Show with Rajveer sir. यस, पूरा देश आज राजस्थान के इतिहास के बारे में सीखेगा। राजवीर भैया, आपका स्वागत है टीआरएस पर। थैंक यू। कैसे हो? ठीक हूँ। मैं महाराष्ट्र से हूँ और मेरे मुताबिक उस वजह से मैं मराठा हूँ, इसलिए मैं शुरुआत करूंगा जय भवानी से। एग्जैक्टली वही राजस्थान के अंदर है, जय भवानी राजस्थान के अंदर भी है। ओके, जय भवानी से शुरुआत करें। बाकायदा जय भवानी। जय भवानी। ओके, कुछ कहना चाहोगे आप इस एपिसोड की शुरुआत में?
क्योंकि हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे फिर उसके बाद। जितना मुझे आता है मैं सब कुछ बता दूंगा आज आपको। ओके। क्योंकि जैसे इंडिया की हिस्ट्री है ना, जितने अटैक में वो वेस्ट से हुए, जब भारत पे वेस्ट पे अटैक होंगे तो फ्रंट लाइन ही राजस्थान है, इसलिए राजस्थान ही लड़ेगा, राजस्थान ही रोकेगा उनको शुरुआत के अंदर। तो इसलिए राजस्थान की हिस्ट्री जहां जहां आपको पिन करवानी वहां पिन कर लेंगे अपने, सब जगह होगी। इस पॉडकास्ट की शुरुआत से पहले आपने अंग्रेजों के बारे में बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज कही थी, वो फिर से दोहराई है। हाँ, कि जब अंग्रेजों का टाइम था तब इंडिया दो पार्ट में डिवाइड था, एक ब्रिटिश इंडिया और एक प्रिंसली इंडिया। एक वह है जहां पर अंग्रेजों ने डायरेक्ट रूल कर लिया था, और एक वह है जहां पर अंग्रेजों का रूल नहीं था, उन राजाओं के साथ उनकी ट्रीटीज थी। हम राजस्थान वाले उसमें आते थे, इसलिए वहां हमारे अंग्रेजों का प्रभाव ही नहीं आया, न कोई ज्यादा इंग्लिश इन्फ्लुएंस आया, ना कोई अंग्रेजों का दूसरा प्रभाव आया। इवन हम 1947 में इंडिया में मर्ज किए गए। तो इसलिए आप कभी नहीं सुनते कि गांधी जी ने जयपुर में जाके कोई आंदोलन किया हो, वो सब ब्रिटिश इंडिया की बात है, हम उससे बाहर हुआ करते थे, इसलिए नेशनल एंथम में नाम नहीं आता। 1911 में जब नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर रच रहे थे उसको, उसमें ब्रिटिश इंडिया का पूरा वर्णन कर रहे हैं, उसमें हम नहीं है उसमें। फिर भी राजपूत भारत की पहचान है। अगर मैं आपको ये कहूं कि लोगों के साथ बैठना, उनकी जिंदगियों के बारे में जानना और उन्हें आगे के लिए सही सलाह। सॉरी कहकर अगला सवाल पूछूंगा, पर आप मानते हो कि फिल्मों की दुनिया ने राजस्थान की हिस्ट्री को अच्छे तरीके से दर्शाया है, या बुरे तरीके से, या इनएक्यूरेट तरीके से? नहीं, फिल्मों ने राजस्थान को सही तरीके से नहीं दर्शाया। फिल्मों वालों को राजस्थान में कुछ अलग ही दिखा है, उनको काफी ज्यादा चीजें हुई है ना, जो हिस्ट्री में था वो दिखाई ही नहीं है। मतलब कुछ भी उल्टी सीधी चीजें दिखाई हैं, सब चेंज करके दिखाया है, जैसा था वैसा नहीं दिखाया है। तो फिल्मों से क्या है कि ये लोग हिस्ट्री को भी एज ए एंटरटेनमेंट लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ सही नहीं। जैसा राजस्थान दिखाना चाहिए था वैसा वो दिखाई नहीं पाए। जैसे कि वो पद्मावती दिखा रहे हैं, ना कि वो रतन सिंह की बहादुरी या सांगा कुंभा और प्रताप पर मूवी बना रहे हैं। वो संयोगिता जैसी कहानियां लेके आते हैं पृथ्वीराज के साथ में, जिनका इतिहास में कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने जो मिथ थे ना हिस्ट्री के, वो जोड़े हैं राजस्थान की हिस्ट्री के साथ में। राजस्थान की हिस्ट्री का जो सच है ना, वो महल के अंदर नहीं था, उन महलों के बाहर था, उन युद्धों के मैदानों के अंदर था, जबकि उन्होंने केवल राजाओं को उन महलों तक सीमित करके वैसे दिखाना शुरू कर दिया। वाह, हिस्ट्री मैदानों में थी। वाह। पोरस भी राजपूत थे? वो जो पुराने वंश है उनमें एग्जैक्टली वो राजपूत टर्म नहीं मिलती अपने को। ओके। वो क्षत्रिय बताए गए हैं। ओके, है ना, उन किताबों में राजपुत्र वर्ड जरूर मिलता है। ऐसा माना जाता है कि एंशिएंट में जो क्षत्रिय थे, जिनको उन किताबों में राजपुत्र कहा गया है, लेटर ऑन वो भाषा धीरे धीरे बदलती बदलती राजपुत्र करते करते राजपूत आ गए। तो बाद के टाइम में हमें राजपूत शब्द मिलता है, पहले वो शब्द वैसा नहीं मिलता हमें। ओके, मैं कुछ चीजें कहना चाहूंगा, स्पेशली जो लोग मेरे एज के हैं, दुनिया भर की बात करो, ग्लोबल सिटीजन्स, इतिहास में इंटरेस्ट बहुत, हिस्ट्री में, और एक अजीब वजह है जिसकी वजह से इंटरेस्ट बढ़ा है। वो अजीब वजह है वीडियो गेम्स। असैसिन्स क्रीड, घोस्ट ऑफ सुशिमा जैसे वीडियो गेम्स में ना आप समझ रहे हो कि यार उस समय में दुनिया ऐसी थी। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा पृथ्वीराज चौहान से। मान लो उनके एरा पे एक वीडियो गेम बनी, आप उस वीडियो गेम की दुनिया को पहले डिस्क्राइब कीजिए। पृथ्वीराज चौहान एग्जैक्टली अजमेर के राजा हैं। उनके जो पूर्वज थे उनसे पहले वो लंबे टाइम से वहां अजमेर में राज करते आ रहे। अच्छा, एक चीज और, आप लोगों ने पता नहीं ध्यान दिया कि नहीं दिया कि जब हम वीडियो स्टार्ट कर रहे थे तो राजवीर सर तो राजपूतों के बारे में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं। उन्होंने अपने शूज़ वगैरह उतार के रखे हुए हैं कि वो चीज़ें ना हमारे लिए बड़े प्राइड की हैं, तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। थे पृथ्वीराज चौहान से ठीक पहले विग्राज चतुर्थ, जो उनके ताऊ एक राजा हुए थे, उनसे थोड़े साल पहले उन्होंने दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया था। दिल्ली तब तोमरों के पास हुआ करती थी, फॉरेन अटैक्स बहुत बढ़ गए थे।
और विगराज फोर्थ को ये लगता था कि ये दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे, इससे अच्छा है यदि दिल्ली बचानी तो मैं इस पर आके बैठ जाता हूँ यहाँ पर। जो ताऊ है विगराज चतुर्थ, मैं कभी सोचता हूँ कि मैं कभी उन पर मूवी बनाऊंगा। ओके। तो विगराज चतुर्थ जो है, उन्होंने अशोक का नाम सुना? अशोक का एक इंस्क्रिप्शन हरियाणा में एक जगह से मिलता है, टोपरा नाम की जगह से, जिसको बाद में फिरोज तुगलक उखाड़ के दिल्ली ले गया था। उस टोपरा वाला पिलर है, पिलर पर ऊपर अशोक का इंस्क्रिप्शन है, नीचे उस पर विगराज चतुर्थ ने अपना इंस्क्रिप्शन लगवाया है। विगराज उसके अंदर ये घोषणा करता है कि मैंने मल्लेच्छों को मारकर अटक नदी के पार भगा दिया है। पाकिस्तान में अटक नदी है, अटक नदी के पार भगा दिया है, और मैं चाहता हूं कि मेरे जो आगे डिसेंडेंट होंगे, मेरे जो सक्सेसर होंगे, वे मल्लेच्छों को अटक नदी पार ना करने दें। मलेच्छो मतलब जो हमारे वैदिक आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते, उनको उस समय मल्लेच्छ कहा जाता था। उन लोगों ने उस रूप में उसका वर्णन किया। उधर से जो भी आते हैं वो हमारे धर्म को नहीं मानते, हमारे कल्चर को फॉलो नहीं करते, इसलिए उनको इस साइड में नहीं आने दिया जाए। और भारत की बाउंड्री तब वो लोग मानते थे अटक नदी। पाकिस्तान में एक नदी है अटक, इंडस है, इंडस जब नीचे उतरती है तो उसमें एक ट्रिब्यूटरी आके मिलती है, उस ट्रिब्यूटरी का नाम है अटक। उसी विगराज चतुर्थ ने हमारे अजमेर में, जो उसकी राजधानी थी, वहां पर एक संस्कृत स्कूल बनवाई थी, सरस्वती कंठाभरण नाम करके, जिसको आजकल लोग 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। वो जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है वो एक संस्कृत स्कूल थी, माता सरस्वती का मंदिर था। बाद में जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर कब्जा किया था, तब उस मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई। तो मैं चाहता हूं कि आप संस्कृत की उन्नति देख रहे हो विगराज चतुर्थ के शासनकाल में, आप युद्धों की पूरी श्रृंखला देख रहे हो कि वो किस प्रकार से भारत। एक चीज है कि जब से अफगानिस्तान से अटैक्स होना स्टार्ट हुए, काफी ज्यादा मंदिर वगैरह तोड़े गए। तो और बेसिकली स्टार्टिंग से जब ये अफगानिस्तान की साइड से लोग इंडिया के अंदर आ रहे थे, तो मेनली जो राजस्थान की साइड से आ रहे थे, तो राजपूतों ने स्टार्टिंग में इन्हें लगभग 400 साल तक रोक के रखा। और जब राजपूत आ रहे हैं, उसके बाद से ही सब इंडिया पे अटैक्स होना स्टार्ट। को सुरक्षित रखने के लिए किस प्रकार से लड़ रहा है, इनके बारे में ज्यादा बातें क्यों नहीं होती? मैं जो अभी पॉडकास्ट से पहले मैंने कही थी, इसको रीजनल हिस्ट्री कह के बंद कर दिया जाता है। भारत में हिस्ट्री का मतलब दिल्ली हो गया। दिल्ली के आसपास में जो कुछ हुआ था उसको भारत में हिस्ट्री मान लिया गया। वो ये नहीं जानते कि दिल्ली से पहले राजधानी अजमेर थी इस नॉर्थ इंडिया की। दिल्ली के तोमर जाके अजमेर वालों को टैक्स जमा करवा रहे थे। तो जब आप दिल्ली सेंटर की हिस्ट्री लिखोगे तो फिर उसके अंदर आप फिर दिल्ली के राजाओं का वर्णन नहीं करोगे। जबकि लास्ट में तो दिल्ली में तो कुछ राजा ऐसे हुए हैं जिनकी दिल्ली से पालम तक चलती थी, कि बॉम्बे क्रॉस नहीं हो उससे पहले बॉम्बे के राजा की खत्म हो जाए, इतनी चलती थी उनकी। उसके बावजूद हिस्ट्री में उन राजाओं को पढ़ाया जाता है। विगराज चतुर्थ जैसे बड़े बड़े राजाओं का नामो निशान तक नहीं आता। जबकि वो हिस्टोरिकली, कल्चरल, ब्रेवरी, जितने मामलों में आप देख सकते हो उन सब मामलों के अंदर आते हैं। विगराज चतुर्थ की इतनी बातें नहीं होती, होपफुली होने लगेंगी आज के बाद। पर फिर पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप जी की बातें क्यों होती है? मैं उसका रीजन बताता हूँ। टाइमलाइन सेट करते हैं। चौहान अपने पीक पर हैं, विगराज दिल्ली पर कब्जा कर गए। विगराज तो अजमेर बैठ के दिल्ली कंट्रोल कर रहे थे, पृथ्वीराज तो दिल्ली आ गया, दिल्ली को कंट्रोल करना शुरू कर दिया पृथ्वीराज के टाइम तक आते आते। उधर से टर्क अटैक हो रहे हैं, टर्क दिल्ली पर कब्जा करना चाहते हैं। पृथ्वीराज से उनकी लड़ाई होती है 1191 में, त्राइन का पहला युद्ध। पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी को हराते हैं। मोहम्मद गोरी का जो वहाँ का सेनापति था काजी जियाउद्दीन, उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसे काफी दिन यहाँ पे रख के फिर छोड़ा जाता है। अगला जो बैटल है 1192 में, सेकंड बैटल ऑफ टेरिन, उसमें पृथ्वीराज हार जाता है। गोरी दिल्ली पर कब्जा करने में कामयाब हो जाता है। भारत की हिस्ट्री चेंज हो रही है। लेकिन क्या हुआ था, जो फर्स्ट बैटल था उसमें मोहम्मद गौरी हार गया था और पृथ्वीराज ने उसको छोड़ दिया था। लेकिन क्या होता है कि फिर से सेकंड अटैक मोहम्मद गौरी की साइड से, और उस बैटल में शायद आई थिंक अपनों के धोखे की वजह से ही पृथ्वीराज चौहान वो बैटल हार जाते हैं। तो जहां पर वो चेंज होगी ना, जहां पे फॉल्ट आएंगे ना, वहां पर ज्यादा चीजें बातें की जाएगी। इसलिए पृथ्वीराज बात तक बात की गई कि पृथ्वीराज के टाइम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ था, क्योंकि उसके बाद भारत की हिस्ट्री चेंज हो रही है। उसके बाद में पहली बार भारत में जो टर्क थे वो दिल्ली आ रहे हैं, उससे पहले तक दिल्ली नहीं आ पाए थे वो। इसलिए पृथ्वीराज की ज्यादा बातें हुई। महाराणा प्रताप की अधिक बातें होने की रीजन ये है कि उन दिनों में जब अकबर लगभग
भारत को अपने पक्ष में करता जा रहा था, उस समय कोई एक आदमी खड़ा होके और ये कहे कि ना, मैं किसी भी प्रकार से तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार नहीं हूं, तो ब्रेवरी तो अलग दिखती है ना। महाराणा प्रताप अलग कैरेक्टर है बहुत। कैसे बनते थे राजा पहले? पिता राजा है, वो मरेगा तो उसका बेटा राजा बनेगा, वो मरेगा तो उसका बेटा राजा बनेगा, यही तो था मोनार्की सिस्टम, यही। तभी हम डेमोक्रेसी लाए। एक ही परिवार के पास पावर नहीं भाई, जनता के पास में जन से, ऐसा ही तो कुछ है। महाराणा प्रताप के जो पिताजी थे वो है महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह महाराणा प्रताप को राजा ही नहीं बना के गए, वो अपने एक दूसरे बेटे को राजा बना के जाते हैं, जगमाल। लेकिन मेवाड़ की जनता ने बगावत की है। महाराणा प्रताप उस मोनार्की के एज में, उस राजतंत्रों के काल में, जगमाल से छोटे थे महाराणा प्रताप, और बेसिकली ये होता था उस समय कि जो बड़ा बेटा है वही राजा बनेगा, और जो राजा बनेगा वो तो वहाँ के स्टार्टिंग में जो पहले राजा रहे, ये अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होगा। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि जैसे महाराणा प्रताप आए थे अंतिम संस्कार में, तो हुआ ये कि सब लोग को ये लग रहा था कि महाराणा प्रताप राजा बनेंगे, लेकिन जब सबको इस बात की इंफॉर्मेशन मिली कि नहीं, जगमाल के लिए राजा के रूप में उनको स्थापित किया गया है, तो सब लोगों ने क्या किया कि वहां पे विद्रोह कर दिया और जगमाल को हटा के महाराणा प्रताप को वहां का राजा बना दिया जाता है। तो एक एक टाइप की डेमोक्रेसी हम लोग इसको बोल सकते हैं, जहाँ पे जो लोग हैं वो अपने पहले राजा के जो भी आदेश था उसके खिलाफ विद्रोह करके किसी और को राजा बना देते हैं। में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर रहे थे। वो सबसे बड़े बेटे नहीं थे? नहीं थे, तो सबसे बड़े थे पर उनको नहीं बनाया गया। ओ, पर क्यों नहीं? पहले राजाओं में, ये आप दोष मानिए या उस समय का सामाजिक नियम मानिए, एक राजा के अधिक रानियां होती थी, एक से अधिक रानियां होती थी। फिर जिस रानी का इन्फ्लुएंस राजा पे ज्यादा होता था, उसके बेटे के राजा बनने की संभावना अधिक हो जाती थी। कालांतर में ये बड़ा नुकसानदायक रहा। हालांकि शुरुआत में अधिक शादियां करने के पीछे लॉजिक ये था कि राजा के अधिक शादियां होंगी तो अधिक बच्चे होंगे, तो अपने लोगों के पास में पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम रहेगा, कंट्रोल में रहेंगे, सेना बड़ी होगी, अपनी सेना को संभालने वाले लोग होंगे। पर धीरे धीरे उसके बाद में साइड इफेक्ट भी देखने को मिले, उसमें एक वो भी था। टाइमलाइन की शुरुआत से पहले मैं चाहूंगा कि आप या तो कोई श्लोक सुनाइए या कुछ भी कह दीजिए, किसी देवता को याद कीजिए। श्लोक का तो मैं तो राजस्थानी का स्टूडेंट हूँ, बेसिकली हमारा राजस्थान की जो लैंग्वेज है वो राजस्थानी है। तो हमने सबसे अधिक याद किया धरती को, और हमने कहा भाई इससे बड़ा कोई नहीं है, सबसे बड़ी देवी ये है। तो हमारे सूर्यमल मिशन बहुत बड़े एक स्कॉलर हुए, उन्होंने बहुत अच्छी लाइन कही कि इला न देनी आपणी हालरियो हुल राय, कोई पूत सिखाना पालना न मरण बढ़ाई माए। कि एक माँ अपने बच्चे को जब झूला झुलाती है बचपन में, तब भी राजस्थान में सिखाती थी कि तू मर जाना पर धरती किसी को मत दे देना, धरती माँ है। जननी जन्म भूमि स्वर्ग अदपि गृहसी, कि माँ और मातृभूमि से बढ़कर कोई नहीं होता है। तो राजस्थान के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि हमारी बारिश कम होती है। ऑब्वियसली बात है, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी भारत बारिश कम लेता है, तो हमने उसको भी इंजॉय किया कि कम होती तो होती है। तो हमारे किसी कवि से पूछा गया कि भाई इतनी कम बारिश क्यों होती है, तो उन्होंने कहा जब बादल हमारे ऊपर से निकलते हैं ना, तो उनको थोड़ी शर्म आ जाती है कि इस धरती ने खून पी रखा है, पानी तो क्या ही पिलाया जाए इसको। पानी रोकाई प्यावणो रगत पियोड़ी रज, शंका मन में समझान घण नहीं बरसाए गज। कि मन में ये शंका कर लेते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर बरसते नहीं है। तो राजस्थान तो रक्त भूमि है जी। जय भवानी। जय भवानी। कैसा लग रहा है एपिसोड अब तक का? फ्लो तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। I would like for you guys to comment, communicate with us. बताओ कि ये एपिसोड में अच्छा क्या लग रहा है. We'll bring you more of these kind of episodes. History मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है. Everything we do is for भारत. उसी वजह से जो क्लासेस के लिए उस पर अपलोड करें, go check it out. एटलीस्ट हमारे क्लासेस के लिस्ट को स्कैन कर लो. यू विल अंडरस्टैंड कि क्या वैल्यू आपके लाइफ में ऐड हो रहा है. बहुत बजट फ्रेंडली क्लासेस हमने अपलोड करे हैं. Lots to learn. Soft skills revolution is just beginning, but now back to the Rajput revolution. आगे बढ़ते हैं. अब
टाइमलाइन की शुरुआत कहाँ से करें? टाइमलाइन की राजस्थान में तो बहुत पुराना जाता है राजस्थान की हिस्ट्री, यदि टाइमलाइन से शुरू की जाए तो। जैसे रामायण और महाभारत में राजस्थान के वर्णन है। नॉर्मली ये माना जाता है कि भगवान राम ने जब समुद्र से रास्ता मांगा था लंका जाने के लिए, और समुद्र ने मना कर दिया था कि रास्ता नहीं दिया जाएगा, राम जी 3 दिन तक वहां पर बैठे रहे, तब समुद्र डरा जब उन्होंने अपना बाण चढ़ाया और उसने कहा मैं रास्ता दे दूंगा, आप बाण मत चढ़ाइए। पर ऐसा कहते हैं जब वो बाण चढ़ चुका तो उसको कहाँ छोड़ा जाए, तो फिर वो राजस्थान की तरफ छोड़ा गया, ऐसा मानते हैं। और कहते हैं पहले हमारे यहाँ समुद्र था और उस बाण की वजह से समुद्र सूख गया। ऐसा रामायण के साथ हमारे राजस्थान की हिस्ट्री जुड़ जाती है। हिस्टोरिकल एविडेंस सीधे सीधे आपको नहीं मिल सकते, पर जैसलमेर में अब खूब सारे ऐसी चीजें मिलती है जमीन के अंदर जिसे पता चलता है धरती बहुत पुरानी थी और यहाँ पर समुद्र तो था। ये जो चीजें समुद्र के पास में होती है वहां पर है। इवन महाभारत में ऐसे उल्लेख मिलेंगे राजस्थान के आपको कि अर्जुन के जो बेटे थे अभिमन्यु, जो चक्रव्यूह के अंदर फंस गए थे, उनकी शादी राजस्थान हुई थी। जयपुर के पास में एक जगह पर थी विराटनगर, वहां के राजा थे विराट, उनकी राजकुमारी उत्तरा के साथ में अभिमन्यु की शादी होती है, जिनके बेटे बाद में महाराज परीक्षित हस्तिनापुर के सम्राट बनते हैं। इवन पांडवों का जो अज्ञातवास है वो विराटनगर के अंदर ही बीता था। तो पुरानी टाइमलाइन तो हमारी बहुत पुरानी जाती है, पर उसके अभी तक हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। भारत में ये भी दिक्कत है कि अभी तक हम रामायण और महाभारत को प्रूव नहीं कर पाए, कि खूब सारे लोग ये मान लेते हैं कि तो कहानियां हैं, ये हिस्ट्री नहीं है, और जब तक वो हिस्ट्री प्रूव नहीं हो सकती तब तक इसको आप जोड़ भी नहीं सकते। तो राजस्थान में एक सेंटर पड़ता है हमारे कालीबंगा, तो जैसा हड़प्पा था, जैसा मोहनजोदड़ो था, ठीक उसी टाइम हमारे कालीबंगा था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन तो हमारी टाइमलाइन शुरू हो जाती है, एग्जैक्टली शुरू हो जाती है। ओके, हम वहां से पढ़ना शुरू करते हैं। इवन पैलियोलिथिक एरा जिसको हम कहते हैं, पाषाण काल जिसको बोलते हैं हम, जब पत्थरों से मनुष्य अपने हथियार से शिकार किया करता था, स्टोन एज। हाँ, स्टोन एज जिसको हम कहते हैं, उस टाइम का हमारे राजस्थान में एक भीलवाड़ा में बहुत अच्छा सेंटर है, बागोर नाम का एक सेंटर मिलता है। हमारे बालोतरा जिले में एक सेंटर मिलता है तिलवाड़ा, हमारे डिडवाना नाम करके एक जगह मिलती है। लूनी नदी जो थी, लूनी नदी के आसपास की खूब सारी इस प्रकार की चीजें मिलती है, पर कालीबंगा के बाद में थोड़ा और ज्यादा विस्तार से मिलता है। हमारे एक सिविलाइजेशन भी कालीबंगा से थोड़ी सी बाद की, आहड़, उसी टाइम के आसपास की सिविलाइजेशन, आहड़, उदयपुर के ठीक पास में आहड़ नाम का एक गांव। उन लोगों का ग्रीक और रोमन के साथ में ट्रेड था, क्योंकि ग्रीक और रोमन चीजें मिली है वहां से। इवन अफगानिस्तान में लेपिस लाजुली होती है ना, लाजवर्थ जिसको कहते हैं, नीले रंग का एक पत्थर होता है, पड़ा होगा आपके पास, लेपिस लाजुली के बगल। हाँ, ये लेपिस लाजुली, तो ये हमारे आहड़ से मिली है, ये अफगानिस्तान की है। और अफगानिस्तान से यदि आहड़ आई है तो वाया ट्रेड ही आई है, दूसरा कोई तरीका नहीं होगा, या कोई कल्चरल ऐसा एक्सचेंज रहा होगा उनके बीच में। अच्छा, उसका रीजन ये भी था कि मैंने बताया गुजरात जाते थे, अफगानिस्तान से गुजरात जाओगे तो उस रूट के अंदर आहड़ आएगा, तो आहड़ एक बड़ा सेंटर रहा था हमारे। पर जिस राजस्थान को अब हम जानते हैं, बेसिकली राजाओं वाली हिस्ट्री को जब हम उसको जानते हैं, उसका जब यूं मोटा मोटा हम शुरू करते हैं, तब वो हमारी टाइमलाइन जो बाद में डायनेस्टीज रही उनके हिसाब से सेट होती है। जैसे हमारे सबसे बड़ी डायनेस्टी या रिच डायनेस्टी जिसको हम कहते हैं, मेवाड़, महाराणा प्रताप वाला जो गुहिल डायनेस्टी थी, गुहिल डायनेस्टी को यदि आप हिस्ट्री में सबसे अच्छा सोर्स माने जाते हैं इंस्क्रिप्शन, जो पत्थरों पर लिखवा के गए थे वो सच्चा है। किताबें हो सकती है बाद में लिखी गई हो, किसी ने उनमें हेरफेर कर दिया, पर पत्थर पे लिखा हुआ नहीं तो आप उसमें हेरफेर किया जा सकता है, और उसने उसी टाइम लिखवाया जब वो था। तो 646 का 646 ईस्वी का उदयपुर के पास में गांव है सामोली, उस सामोली गांव से एक इंस्क्रिप्शन मिलता है शिलादित्य नाम के राजा का। वो राजा अपने से पहले के 4 राजाओं के जिक्र और करता है, गुहिल, भोज, महेंद्र, नाग और शिलादित्य का नाम आता है। यदि उस टाइमलाइन में हम पीछे जाते हैं, मोटा मोटा मानते हैं एक राजा का टाइम 20 साल होता है, यदि हम 20-20 साल पीछे जाते हैं, जो गुहिल का जो टाइम है वो 566 आता है। इसका मतलब 6th सेंचुरी के अंदर राजस्थान के अंदर एक राजा राज कर रहा है, गुहिल नाम का राजा, मेवाड़ के अंदर गुहिल नाम का एक राजा राज कर रहा है। तो गुहिल वालों की टाइमलाइन 5th सेंचुरी तक तो चली गई, 6th सेंचुरी तक तो चली गई। गोहिल जी सबसे पुराने राजा हैं, नॉन जो राजा है उसमें, और उसी गुहिल के नाम पर उस डायनेस्टी का नाम गुहिलोत पड़ा। फिर एक गांव हुआ सिसोदा, उस सिसोदा गांव से गुहिलों तो एक ब्रांच निकली सिसोदिया, तो महाराणा प्रताप ये सब सिसोदिया गुहिलूत थे, तो गुहिल से वहां से वो टाइम लग जाते। हमारे एक वेस्ट राजस्थान में किंगडम रहा राठौड़ डायनेस्टी रही। राठौड़ों का इतिहास तो और पुराना चला जाता, कि जो अशोक के इंस्क्रिप्शन है वो 3rd BC के हैं,
उनमें रठिक का उल्लेख आता है। वही आपके साउथ इंडिया में राष्ट्रकूट है, बाद में कर्नाटक महाराष्ट्र में उन राष्ट्रकूटों के नाम पर महाराष्ट्र है। राष्ट्रकूटों का महान राज्य महाराष्ट्र, राष्ट्रकूटों का राज्य सौराष्ट्र, राष्ट्रकूटों का राठ, जिसको बाद में गुजरात में लाट बोलने लग गए थे, वही बाद में राजस्थान की तरफ मुंह करके राठौड़ हुए। राष्ट्रकूट 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 बोलते बोलते वो नाम राठौड़ हुआ है। बहुत पुरानी हिस्ट्री चली जाती है। हमारे जैसलमेर में भाटी हुए तो भगवान कृष्ण के वंशज माने जाते हैं। भाटियों को भी आप देखोगे तो बहुत पुराना बीसी के अंदर चली जाएगी उनकी हिस्ट्री। राजा गज हुए थे, उन्होंने गजनी बसाई थी। अफगानिस्तान वाला जो गजनी है वो राजा गज का बसाया हुआ राजा गज भाटी है। इसे मतलब मोहम्मद ऑफ गजनी। हाँ, वो गजनी का इसलिए उसका नाम है महमूद, वो गजनी का इसलिए गजनवी। ओके। जो दिल्ली का होता है वो दहलवी, तो जो गजनी का है वो गजनवी, जो गोर का है वो गोरी। ये गांव के नाम है, खिलजी, गोर, गजनवी, ये सब गांव के नाम। ये ज्योग्राफिकली कहाँ है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान यानी कि राजपूताना वहां तक फैला था। पहले तो हिंदू कल्चर थी, आप इसको तो आर्य कल्चर बोलो ना, आर्यंस थे वो सारे, आर्यंस कल्चर वहां तक फैली हुई थी। राजपूत कल्चर, मैं कहता हूँ राजपूत शब्द बाद में देखने को मिलता है। वो राजपूतों के फोरफादर रहे होंगे, उनके पहले एंसेस्टर रहे होंगे, तब तक ये शब्द एग्जैक्टली वैसे नहीं मिलता है। क्योंकि पुरानी जब किताबें देखते हैं ना, तो जैसे कालिदास जी ने एक बुक लिखी मालविका अग्निमित्र नाम के राजा पर, मालविका उसकी प्रेमिका, उसके ऊपर एक बाण भट्ट वे जिन्होंने 2 किताबें लिखी थी, हर्षचरित और कदम्बरी। एक आपके धर्मपाल नाम का राजा, उसका खालिमपुर में एक दान पत्र मिला है। हमारे आबू से एक तेजपाल नाम के राजा का अभिलेख मिला है। चाणक्य के अर्थशास्त्र जो है उनसे में राजपुत्र शब्द है, राजपूत नहीं है। वो राजपुत, राजा का पुत्र, राजपुत्र, वो राजपुत्र करते करते बहुत बाद में जाके वो राजपूत नाम आने लगा। तब तक आप उसको आर्यंस कल्चर कहिए, आर्य कल्चर कहिए, क्षत्रिय परंपरा कहिए उसको, पर है वही, पीछे वहीं जाके जुड़ जाएगी वो सारी की सारी चीजें। हमें ना इस पे जेनेटिक स्टडीज करनी चाहिए, क्योंकि आपने पॉडकास्ट की शुरुआत से पहले भी एक चीज कही थी, महाराष्ट्र के बारे में आप बात करें, भोसले सरनेम के बारे में कुछ कहा। हाँ, शिवाजी जो महाराज, छत्रपति महाराज शिवाजी थे, वो ऐसा कहते हैं कि उनका जो ओरिजिन है वो मेवाड़ से कि मेवाड़ में हमारे एक राजा हुए थे अजय सिंह, यानी कि उनके परिवार का। हाँ, और अजय सिंह हुए थे, अजय सिंह के बेटे थे सज्जन सिंह यहाँ महाराष्ट्र आ गए थे अपने पिता से नाराज होके। और सज्जन सिंह के बाद में दिलीप सिंह हुए, दिलीप सिंह के सिंह हुए, सिंह के भैरव सिंह हुए। भैरव सिंह का एक पेट नेम भोसले बताया जाता है। उनके बाद में आगे शिवाजी वाली फैमिली है, उनकी 19वीं लीनेज पे आके एक्चुअली शिवाजी है वहां से। तो वो चीजें, जैसे मैं इसमें तो और इंटरेस्टिंग बताता हूँ, आपके महाराष्ट्र में तुलजा भवानी के मंदिर मिलेंगे। जी। हमारे चित्तौड़ में तुलजा भवानी के मंदिर है, तो या तो मेवाड़ में या महाराष्ट्र में। इसका मतलब आपस में दोनों कहीं ना कहीं एक थे, तभी वो इस प्रकार की चीजें मिलती है। लिंकेज तो है, लिंकेज है। मतलब आज भी मराठा और राजपूतों के बीच बहुत लिंकेज है। हाँ, जब राजपूत मराठा से मिलते हैं तो कुछ फील होता है पैरेलल। वो एक कहीं दोनों मार्शल कौम रही तो वो आता ही होगा, वो चीजें तो आती है। देवी भक्ति, देवी भक्ति, देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम, वो जो वॉरियर स्पिरिट वाली चीज थी, ऑब्वियसली बात है। वो भारत में जहां जहां जिन के अंदर है, उन सब के साथ ही वो आपस में फ्रीक्वेंसी तो मैच करती है, वाइब तो मिलती है। कहीं किसी प्रकार के 2 लोग होंगे तो, अभी आपने शुरुआत में कहा कि मारवाड़ियों की गुजरातियों की मिलती है, तो क्या है वो ट्रेड वाला ही तो है कि दोनों के अंदर वो ट्रेड वाली चीज आ जाती है। मैं मानता हूँ कि भारत में अक्सर हमारे जो सरनेम होते हैं, लास्ट नेम्स, उसमें काफी सारे रहस्य छिपे रहते हैं और हमें पता ही नहीं रहता, क्योंकि कोई हमें ये बताता नहीं। ये मुझे पॉडकास्ट के थ्रू ही पता चला। जहाँ से आपके पूर्वज आए उसके बारे में बहुत कुछ पता चल जा सकता है आपके सरनेम की वजह से। जिस तरह की उपासना आपको सूट करेगी वो भी पता चल जाता है कभी कभी आपके सरनेम से। इवन राठौड़ों की जो कुल देवी मानी जाती है वो नागणीची माता है। और हमारे जो रेफरेंस है वो ये बताते हैं कि हमारे एक राजा हुए धूहड़, और वो धूहड़ जो है वो नागणीची माता की मूर्ति कर्नाटक से लेकर गए थे। मतलब महाराष्ट्र का नीचे वाला हिस्सा, कर्नाटक का ऊपर वाला हिस्सा, ये राष्ट्रकूटों का राज्य था। अब यदि वो कुल देवी की मूर्ति यहाँ से लेके जा रहे थे तो इसका मतलब तब तक उनको ये पता था ना वहां से आए हैं। उस बात को भी जानते थे कि हमारा ओरिजिन वहां पर है, हमारे नाम इसलिए ये राठौड़ है, इसलिए बना हुआ है। इवन बहुत बाद में हमारे जिन्होंने जोधपुर बसाया था, जोधा, उनकी एक डॉक्टर विधि श्रृंगार कंवर,
उसकी मेवाड़ में शादी होती है। वो एक वहां पर बावड़ी बनवाती, बावड़ी समझते हैं आप, स्टेप वेल, हाँ, ऐसा कुआं जिसमें नीचे उतरने के लिए स्टेयर्स बनी हुई है। ओके। तो उसमें वो लिखवाती है कि मेरे पिता का नाम जोधा है और वो राष्ट्रवर्य है, तो राष्ट्रकूट राष्ट्रवर्य एक ही तो चीज है। तो खूब सारी चीजें आपको पता चलती है कि आप कहाँ के हो, कहाँ के नहीं हो सरनेम से। अगर हम टाइमलाइन को आगे लेकर जाएं तो हमारा पहला स्टेशन कौन सा होना चाहिए आपके मुताबिक? अब राजस्थान में एग्जैक्टली तो पहला स्टेशन इसलिए नहीं आ सकता कि मैंने कहा कि सब अलग अलग किंगडम है, अलग अलग किंगडम है तो सबके स्टेशन भी अलग अलग आएंगे। फिर वो मेवाड़ वालों की स्ट्रीम अलग प्रकार की चीजें होंगी, मारवाड़ वालों की अलग होगी। पर अगर अलग किंगडम है तो हम इसे राजपूत हिस्ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सारे जो रूलर थे वो राजपूत थे। लिंकेज क्या था? आपस में सब में वैवाहिक संबंध है, शादी भी आपस के अंदर उनके अंदर हो रहे थे। ओके। कल्चर? हाँ, कल्चर सेम, सबकी सेम कल्चर थी, भाषा सेम थी सब, पर वो अलग अलग किंगडम थे। युद्ध होते थे? युद्ध बाकायदा सब में युद्ध हुए उनमें आपस में, सब में युद्ध हुआ? हाँ, आपस में युद्ध। इवन शादी हो रखी उसके बावजूद युद्ध हुए। क्यों? युद्ध का तो मोटा मोटा कारण साम्राज्य का विस्तार, एम्पायर एक्सपांशन, मैं मेरे राज्य को बढ़ाना चाहूंगा, उसमें फिर शादी बैरियर नहीं है। दोनों चीजें हैं। कई बार कोई लंबे टाइम तक युद्ध चला है, उसके बाद में जब शांति आई है तो भी शादियां की आपस के अंदर, कि पुराने वाले को भूल जाते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। कई बार ये भी है कि शादियां हो रखी है उसके बावजूद युद्ध कर लिया उन लोगों ने। बहुत सरल सा सवाल है, ठीक है, पर गहरा सवाल भी है कि कोई राज्य युद्ध में जीतता क्यों था? मिलिट्री पावर या डिप्लोमेसी, दोनों को ब्रेक डाउन कीजिए राजपूत लेंस से। मिलिट्री पावर मतलब क्या, डिप्लोमेसी मतलब क्या? जिसके पास ज्यादा सेना होगी, जिसके पास ज्यादा आर्मी होगी, उसके जीतने के चांस रहेंगे। या सेना भले थोड़ी कम है लेकिन बहुत बहादुर है लड़ने वाले लोग, इसलिए भी आप जीतेंगे, है ना। बहुत ऐसे युद्धों के एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि वो लोग कम थे उसके बावजूद उन्होंने सामने वाले को हरा दिया था। जैसे बैटल ऑफ हल्दी घाटी है, तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के पास में 3000 फौजी है, अकबर के पास में 5000 है, लगभग डबल है। उसके बावजूद महाराणा प्रताप उस युद्ध को जीत जाते हैं। तो ये वो साफ साफ दिखता है कि डिप्लोमेसी मतलब, जैसे ये मेवाड़ वालों ने और आपके मराठों ने भी बाद में उसको बहुत अपनाया, कि ज्योग्राफी का फायदा उठाया उन्होंने। उनकी ज्योग्राफी में पहाड़ है, माउंटेन्स है, इसलिए दुश्मन को अंदर खींच के लाओ, पहाड़ों की तरफ लाओ। और जब वो पहाड़ों में आएगा तब बड़े रास्ते नहीं है, चौड़े रास्ते नहीं है, बहुत नेरो रास्ते हैं, तब जैसे अंदर घुसेंगे तब मारेंगे। तो डिप्लोमेसी है ना, कि उनको अंदर लाया जाए, पूरा जितना खींच सकते हैं उतना अंदर खींचा जाए। अच्छा, अंदर खींचा जाए और खींचने के बाद जैसे ही वो अंदर आ जाए उसकी पीछे से सप्लाई बंद की जाए। ऐसे महाराणा प्रताप ने जब मुगलों से 25 साल लड़ाई लड़ी है, लगभग 1572 के अंदर वो राजा बने हैं और 1597 में उनकी मृत्यु है। और उसमें शुरुआत के लगभग 15 साल युद्ध है। उसमें उन्होंने मेवाड़ के प्लेन एरिया के अंदर जितनी जनता रहती थी उसको भी पूरे को माउंटेन एरिया में शिफ्ट कर दिया, हिल एरिया में शिफ्ट कर दिया, कि पब्लिक भी प्लेन में नहीं रहेगी। कारण यदि पब्लिक प्लेन के अंदर रहेगी तो वहां पे अनाज उत्पादन करेगी, कुछ ना कुछ उगाएगी तो मुगलों को खाने के लिए मिल जाएगा। खाने के लिए कुछ नहीं होना चाहिए इनके पास, तो कैसे लड़ेंगे? तो इसका मतलब सप्लाई कहीं दूसरी जगह से मंगवानी पड़ेगी। तो फिर मुगल अजमेर से अपनी सप्लाई मंगवाते, अजमेर सप्लाई आएगी तो बीच में लूटेंगे। तो लड़ाई को, ये डिप्लोमेसी पूरी तरीके से लड़ाई को बहुत कठिन बना दें। आप राजस्थान कभी जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो फोर्ट्स बने हुए बहुत ऊंचे हैं, बहुत पहाड़ों पर बनाए गए, उनके रास्ते बहुत आपको वैसे मिलेंगे, कॉम्प्लिकेटेड रास्ते मिलेंगे, उनकी दीवारें बहुत ऊंची ऊंची दीवारें टाइप की मिलेगी। ये इसीलिए था, इवन चारों तरफ ट्रेन खाइयां बनवाते हैं उनके चारों तरफ। एक्चुअली क्या था ना, जैसे अगर फोर्ट्स वगैरह जो भी हैं वो एकदम प्लेन में होता ना, दुश्मन क्या होता था, वो फोर्ट को घेर लेता था। और जब फोर्ट इतनी ऊंचाई पे हैं, पहाड़ों पे हैं, तो पहला तो एडवांटेज ये है कि आप ऊपर से दुश्मन को देख सकते हो। दूसरा ये कि दुश्मन प्लेन में तो फोर्ट को घेर सकता है, लेकिन पहाड़ों में फोर्ट को कभी वो घेर नहीं सकता। तो इस रीजन की वजह से राजस्थान में जो भी फोर्ट हैं वो पहाड़ों पे और काफी ज्यादा हाइट पे बना है। उनमें पानी भरवा के रखते कि दुश्मन डायरेक्ट सीधा सीधा अटैक ना कर दे आप पर। डिप्लोमेसी ये भी है कि आपको लगता है कि भाई इसको अपना दोस्त बनाना है, तो आप उसे शादी ब्याह के माध्यम से या और किसी माध्यम से भी उनको आप अपना दोस्त बना के रखते हैं। जानवरों का प्रयोग होता था युद्ध में घोड़े के अलावा? हाथी,
हाथी राजस्थान के युद्धों में बड़ी मुख्य भूमिका निभाई है, जबकि हाथी की वजह से बहुत सारे युद्धों में नुकसान झेलने पड़े। राजा पोरस हाथी पर बैठ के लड़ रहा था। हाथी के साथ क्या दिक्कत होगी, हाथी दूर से दिखता है, और राजा जब हाथी पर बैठता तो पूरा यूं मुकुट वुकुट पहन के बैठता, इसलिए दुश्मन सैनिकों को दूर से दिखता था राजा है। जैसे बैटल ऑफ खानवा में बाबर ने अपने 2000 की पूरी सैनिक टुकड़ी लगाई थी कि सारा का सारा अटैक सांगा पे किया जाना चाहिए, क्योंकि वो जानता था कि यदि राजा के कुछ भी हो गया तो बाकी जो आर्मी वो पीछे हट जाएगी। उसको लगा यार राजा ही चला गया, आप लड़के क्या करें। राजा पोरस, राजा दाहिर, राजा आनंदपाल, राजा सांगा, ये सब के सब हाथी पर बैठ के लड़ रहे थे। तो और हाथियों के तो हमारे वैसे बड़े किस्से हैं जोरदार, कि हाथी का एक यूज और होता था कि अब किसी किले के अंदर घुसना है तो किले का गेट बड़ा मजबूत है। आप कभी राजस्थान किलों के गेट देखना, उनके आगे लोहे की कीलें लगी हुई है, आयरन सूल लगी हुई है बहुत। अब उसको कैसे तोड़ोगे, गेट है, गेट के आगे एकदम वो लोहा लगा हुआ उसके, अब उसको कैसे तोड़ोगे। तो हाथियों को शराब पिलाते थे और फिर उस हाथी को नशे में करके दूर से भगा के लाते, वो टकरे मारता, क्योंकि यूं तो उसके लगेगी बेचारे के, तो वो टकरे कैसे मारेगा आपके। और हमारे तो एग्जाम्पल बड़े जोरदार है। सांगा ने गुजरात में अहमदनगर पर आक्रमण किया था, और जो हाथी था उसने एक टक्कर मारी गेट के, अहमदनगर के किले के गेट पे, दूसरी टक्कर मारने से मना कर दिया उसने, लगी होगी बेचारे के हाथी के, तो वो आया नहीं। तो सांगा की सेना में एक सैनिक है कान्हा सिंह चौहान। कान्हा सिंह चौहान उसके आगे खड़ा हो जाता है, गेट के आगे, कि मेरी छाती पर लाई, मैं गेट के आगे खड़ा हूं, हाथी मेरी छाती पर मारेगा आके, तो कहा तुम मर जाएगा। उसने एक मरेगा, गेट तो तोड़ेंगे, और गेट तोड़ के अंदर घुसे, अहमदनगर पे कब्जा किया उन लोगों ने। ऐसा कैसा कभी आप सर्च करना, कभी बैटल ऑफ उंटाला, उदयपुर के पास में एक जगह पड़ती है उंटाला नाम करके। महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह जिन दिनों में राज कर रहे थे, तो जहांगीर का हमला होता है। जहांगीर, अकबर का बेटा जहांगीर इधर राजा बन गया था, तो उस उंटाला के किले पे कब्जा करना था, और मेवाड़ की 2 टुकड़ियां उस पर कब्जा करने के लिए जाती है, और वो गेट नहीं टूट रहा होता है। तो बल्लू सक्तावत था, एक बल्लू सक्तावत उसी प्रकार से आगे खड़ा हुआ था, और हाथी की टक्करें उसकी छाती पर मारी गई थी। वो झूल जाता है उस किलों के अंदर, पर हाथी से गेट तोड़वा देते। तो हाथी का बड़ा जोरदार प्रयोग किया था। ऊंटों का, ऊंटों का भी होता था, पर ऊंटों का फिर भी था युद्धों में देखने को नहीं मिलता, पर हाथियों का खूब मिलता हाथी। इवन सेकंड बैटल ऑफ टेरिन में पृथ्वीराज चौहान के हारने का एक बड़ा कारण हाथी है, कि मोहम्मद गौरी ने अचानक रात को अटैक कर दिया था, कि उठे ही नहीं थे वो, सुबह का ही टाइम था, अभी सेना तैयार ही नहीं हुई थी। अपने वैसे था कि भाई सूर्यास्त के बाद युद्ध बंद कर देंगे, सूर्योदय से युद्ध शुरू करेंगे, सनसेट और सनराइज वाला पूरा ध्यान रखते। पर गौरी अचानक सुबह सुबह अंधेरे में अटैक कर देता है। तो अंधेरे में अटैक किया, तो वो हाथियों के जब तीर लगने लगे तो हाथी भागे हैं इधर उधर, तो सेना उनके नीचे आई है। उनके वो समझ में नहीं आया कि भाई अब क्या होना है क्या नहीं होना। और कोई जानवर होते थे? बैल होता है, बैल, बुल। तो हमारे कई कहानियां उस प्रकार की मिलती है कि भाई एक राजा है, वो कहीं सेना लेके बैठा है दूर, और दूसरे वाले की सेना कम पड़ रही है। तो अब बैल जो होता है, बैल के ऊपर यहाँ पे मसाले बांधते, मसाल समझ गए, टॉर्च लैंप एक प्रकार से, वो बांधते, 2 सिंह, दोनों सिंगों पे 2-2 ऊंचे ऊंचे बांध दिए, ताकि दूर से सेना आए तो सामने वाले को यूं लगे कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जबकि बहुत सारे लोग नहीं, कुछ ही लोग हुआ करते थे, सामने वाली सेना को पीछे धकेलने में कामयाब रहे। तो बैलों का खूब साइकोलॉजिकल बैलों का प्रयोग किया है, घोड़ों का किया, हाथियों किया है, ऊंट भी है बहुत बाद में जाके, कैमल कॉप्स हमारे बनने लग गए थे। इवन हमारे बीकानेर में एक, अभी लास्ट में आजादी से ठीक पहले, इंडिपेंडेंस से ठीक पहले एक राजा हुए थे, महाराजा गंगा सिंह। तो अंग्रेजों की तरफ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ने के लिए गए थे, सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ने के लिए गए थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो कैमल कॉप्स लेके गए थे। टर्की के अंदर जो सेना उतरी थी वो बीकानेर कैमल कॉप्स थी। क्यों? पर एक ऊंट का क्या रोल रहता है रेगिस्तान के अंदर? आप दूसरे पशु का कैसे प्रयोग कर पाओगे? जब डेजर्ट है पूरा, तो उस मिट्टी के अंदर तो ऊंट ही चल सकता है। तो उनकी बहुत जल्दी समझ में आ गई थी बातें, तो उन्होंने बनाई है सेना वैसे। तो ऊंट हुआ करते थे। ओके, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे दोनों पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप फिर से लौट आ रहे हैं हमारे कॉन्वर्सेशन में। इस वजह से मैं इन 2 कैरेक्टर्स को पूरी तरह से ब्रेक डाउन करना चाहूंगा। एटलीस्ट इनकी टाइमलाइन हम हाईलाइट कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आप पिक करो, आपको किससे शुरुआत करनी है? पहले पृथ्वीराज चौहान पे। ओके। उधर से तार्क अटैक कर रहे थे, ट्रकों को अटैक करते हुए लंबा समय बीत गया था, पर वो दिल्ली पर कब्जा नहीं कर पा रहे थे। कितना समय? गुजरात भी नहीं आ पा रहे थे। आप देख लो, उनको अटैक करते हुए 500 बरस हो गए थे। 500 साल से अटैक कर रहे थे। 712 ईस्वी में
मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब्जा किया था। वो फर्स्ट सक्सेसफुल मुस्लिम अटैक है जो अरब द्वारा किया गया था। अरब थे वो, अरब। उसके बाद अगले 480 साल तक वो लोग दिल्ली पर कब्जा करने के लिए जूझते रहे, लेकिन वो दिल्ली पर कब्जा नहीं कर पाए क्योंकि बीच में राजस्थान पड़ जाता था। 480 ईयर्स। आप यदि उस समय की हिस्ट्री उठा के देखोगे तो उसमें यूं लगेगा कि कितने कितने हमारे राजस्थान के राजा हुए जो अलग अलग लोगों से लड़ते रहे। पृथ्वीराज चौहान से पहले वाली जो ब्रांचेज है उसमें खूब सारे। या आपको लगेगा कि गोविंद थर्ड नाम का राजा है जिसने गुजरात वालों के साथ मिलके महमूद गजनवी का रास्ता रोक लिया था। उसमें आपको मिलेगा कि विगराज सेकंड नाम का राजा है कोई जो किसी इब्राहिम से लड़ा है, कोई दुर्लभ राज है जो किसी साहबुद्दीन से लड़ा है, कोई पृथ्वीराज है जो बगुली शाह से लड़ा है, अजय राज है जो गर्जन मातंगों से लड़ा है, बाद में अर्णोराज है। अर्णोराज ने हमारे अजमेर के ठीक पास में तुर्कों को इतना बुरा युद्ध हराया था कि पूरी धरती लाल कर दी थी। इसलिए उस धरती को बाद में उस मिट्टी को ऊपर से उखाड़ कर वहां पे एक लेक बनाई गई, आना सागर। अब अजमेर जाओगे तो आज ही पास में आना सागर लेक है, तो लेक आना सागर अर्णोराज के नाम पर है। तो वहां पर युद्ध हुआ था, तो किसी बैटलफील्ड के अंदर लेक बनी बाद में, तो वो आना सागर है। उसके बाद विगराज चतुर्थ, जैसा हम पहले बात कर रहे थे, विगराज चतुर्थ जिसने खुसरो शाह को हराया था और अटक नदी के पार भगाया था। तो बड़ा यूं लंबा चौड़ा है। पृथ्वीराज सेकंड है बाद में, वो लड़ता है अरबों के साथ में, तो तुर्कों के साथ में, सॉरी। पृथ्वीराज के टाइम में एक तुर्क वापस आया, वो है मोहम्मद गोरी। वापस आया मतलब बीच में थोड़ा सा कोई बड़ा अटैक नहीं हो रहा है। एक बड़ा अटैक गोरी के टाइम में वापस होने शुरू होते हैं। पहले वाले जो अटैक है वो इतने बड़े नहीं हो रहे थे, गोरी के टाइम में बड़े अटैक अपने को देखने को मिलते हैं। जब मुस्लिम्स अटैक होने शुरू होते हैं तो सबसे पहले जो भूमि भारत से छिटकती है वो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान तक भारत ही था, ये भारत ही हुआ करता था। आर्यंस हुआ करते थे, हिंदू राजा हुआ करते थे, पर वो क्षेत्र बहुत जल्दी निकला। पहले ईरान वाला निकला था पहले, वरना ईरान में भी पहले अग्नि पूजा ही थी, ईरान में भी आर्यंस ही थे। अफगानिस्तान वाला निकला, अफगानिस्तान वाला निकला तो वहां पे तुर्क आ गए थे बाद में। मुस्लिमों की एक ट्राइब थी टर्क, जो मेरे ख्याल से टर्कमेनिस्तान से, आज के मॉडर्न टर्कमेनिस्तान, कॉकेसस। आगे बढ़े। तो टर्क जब अफगानिस्तान में आ गए तो अब उनको भारत पर कब्जा करना है जी। तो अब वो राजस्थान को क्रॉस करके गुजरात की तरफ आना चाहते हैं। इन बिटवीन उन्होंने खूब सारे अटैक किए हैं, जो अटैक मैंने अभी आपको बताया कि भाई। फिर एक बड़ा कैरेक्टर जो तुर्कों की तरफ दिखाई देता है वो मोहम्मद गोरी है। अफगानिस्तान में गोर एक क्षेत्र का नाम है, गोर का होने की वजह से वो गोरी कहलाता है, मोहम्मद इसका नाम है। वो गुजरात पर कब्जा करना चाहता है। उसने एक तरीका निकाला कि गुजरात जाने के लिए अपने राजस्थान को बाईपास करते हैं, क्योंकि अजमेर वाले चौहान इनको गुजरात जाने नहीं दे रहे थे, तो बाईपास करते हैं। तो उसको लगा कि अफगानिस्तान से सिंध आते हैं पाकिस्तान में, और सिंध से सीधा सीधा हम गुजरात की तरफ चले जाते हैं। उन दिनों गुजरात में जो राजा राज कर रहा है उसकी उम्र बहुत छोटी है। मूलराज सेकंड राजा है चालुक्य डायनेस्टी का, बहुत कम उम्र का है। उसकी मां राज संभाल रही थी, उसकी मां का नाम था नायिका देवी। तो गोरी को यह भी लगता है कि एक महिला राजा है गुजरात की, तो इजीली कब्जा करने में सक्सेस हो जाएंगे। तो गोरी सिंध की तरफ से बढ़ता है। नायिका देवी बड़ी बहादुर महिला है, पता नहीं क्यों भारतीय इतिहास उस महिला को वो दर्जा नहीं दे पाया जिसकी वो हकदार थी। उसके कई क्रेडिट ड्यू पड़े हैं अपने ऊपर। नायिका देवी खुद युद्ध को लीड करती है, वो आगे आती है। नायिका देवी इस बात को जानती थी कि अपनी सेना कम है और दुश्मन की सेना ज्यादा है, इसलिए प्लेन एरिया में लड़ने से कोई मतलब नहीं है, हिली एरिया में लड़ा जाए ताकि कम सेना के साथ भी गुरिल्ला वॉर किया जा सकता है। आबू के पास में गांव पड़ता है काइंद्रा। 1178 बैटल ऑफ काइंद्रा। नायिका देवी गुजरात से रवाना होकर काइंद्रा आती है ताकि गोरी को वहीं रोक सके, गुजरात में आने ना दे। नायिका देवी इस बात को भी जानती है कि यूनिटी बड़ी चीज है, तो क्यों ना राजस्थान के आसपास के राजाओं को इकट्ठा किया जाए। गुजरात के टच करते हुए राजस्थान के 3 बड़े राजा उन दिनों थे। नाडोल का राजा केलहण चौहान, जालोर का राजा है कीर्तिपाल सोनगरा, और आबू का राजा धारावर्ष परमार। वो उन तीनों को इनवाइट करती है कि आप मेरा साथ देने के लिए, और वो तीनों जाते हैं। उस युद्ध में गोरी को इतना बुरी तरीके से हराया जाता है 1178 में कि गोरी दोबारा उस रास्ते से कभी आया ही नहीं। हल्के से पॉज करता है। इस युद्ध की विजुअलाइजेशन आप दे दीजिए। विजुअलाइज ये करना है इस युद्ध में कि
एक तो आज भी गौरी को भारत में इसलिए याद किया जाता है कि उसने 1192 में तराइन के पृथ्वीराज चौहान। सेकंड बैटल में पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद दिल्ली पर कब्जा कर लिया। हम इस बात पर क्यों बात नहीं करते कि वही गौरी उस बैटल ऑफ तराइन से 13 साल पहले बैटल ऑफ काइंद्रा में बुरी तरीके से हार के गया था। दूसरा, हम एक महिला का योगदान नहीं बता पा रहे हैं, जबकि बताया जाना चाहिए कि नायिका देवी कितनी बड़ी लीडर भी है। तीसरा, अक्सर जो भारतीय राजाओं के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो आपस में मिलकर नहीं लड़ते थे, तो जब गुजरात के चालुक्य, राजस्थान के चौहान, राजस्थान के परमार मिलकर लड़ रहे हैं, इसका मतलब यूनिटी बनती थी उन लोगों के अंदर और उन्होंने मिलकर युद्ध हराया। इसका मतलब वो जानते थे कि संकट जब आए तो आपस में मिलजुल के युद्ध कर लेना चाहिए। तो बैटल ऑफ काइंद्रा, मेरा यह है कि काइंद्रा के युद्ध के बारे में भारत पूरा जाने कि काइंद्रा के अंदर क्या हुआ था। काइंद्रा आबू के पास में एक छोटा सा गांव पड़ता है, वहां पर गौरी की सेना को बुरी तरीके से हरा दिया गया था सिरोही जिले के अंदर, राजस्थान और गुजरात के राजाओं ने मिलके। जी। गौरी अगले कई वर्षों तक भारत पर अटैक ही नहीं कर पाया। उसके बाद गौरी सिंध वाले रूट से आया नहीं। अब गौरी ने अपना रूट चेंज किया, पंजाब वाले रूट से आया। पंजाब में अपनी जगह पड़ती बठिंडा। बठिंडा को उस समय बोला करते थे तबर हिंद। वो तबर हिंद पे कब्जा करता है और तबर हिंद में अपना एक बंदा छोड़ता है, काजी जियाउद्दीन। गौरी जब उधर से आगे बढ़ता है तब दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान है। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली से पंजाब की तरफ जाता है, गौरी पंजाब से दिल्ली की तरफ आता है। रास्ते में हरियाणा में एक जगह पड़ती है तराइन, वहां तराइन में वो 1191 में आमने सामने होते हैं। गौरी को बुरी तरीके से उस युद्ध में हराया जाता है, इवन गौरी को पकड़ लिया जाता है। गौरी को पकड़ कर लाते हैं। मतलब फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में गौरी इतना घायल हो गया था कि युद्ध भूमि से वो भाग भी नहीं पा रहा था, तो उसको ले आया जाता है और अजमेर में जेल में रखा जाता है। फिर काफ़ी ज़्यादा माफ़ी वगैरह मांगने के बाद तो छोड़ दिया जाता है। और मतलब कि इस चीज़ पे छोड़ा जाता है कि अब तुम हिंदुस्तान में दोबारा अटैक नहीं करोगे। लेकिन वो क्या करता है कि अफगानिस्तान वापस लौटता है और वहाँ अपनी सेना इकट्ठा करता है और रात के समय पृथ्वीराज चौहान के ऊपर हमला किया जाता है। गौरी माफी मांगता है पृथ्वीराज चौहान से और उसे छोड़ दिया जाता है। दो चीजें हैं यहां पर। आज के दृष्टिकोण से देखें, आज के अप्रोच से देखें तो यह है कि क्यों छोड़ दिया था। उसी दिन यदि गौरी को पकड़ के मार देते या गौरी को जेल में डाल देते तो दूसरे अटैक की संभावना ही नहीं बनती। दूसरे अटैक की संभावना नहीं बनती तो तुर्क कभी भी भारत पर कब्जा नहीं कर पाते। पर दूसरा पर्सपेक्टिव यह है कि इंडियन कल्चर यह कहती थी कि यदि दुश्मन माफी मांग ले तो उस पर किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। हर टाइम के सोशल वैल्यूज अलग अलग होते हैं। पृथ्वीराज चौहान के टाइम की सोशल वैल्यूज थी कि दुश्मन की माफी मांगने पर उसको दंड नहीं दिया जाना चाहिए, इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ा। आज हम उसकी बात इसलिए करते हैं कि अगले साल वापस युद्ध होता है 1192 में, उसमें पृथ्वीराज चौहान को हरा के गौरी पकड़ के मार देता है और दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। वो जो दूसरा युद्ध तराइन का युद्ध, तो हम कहते हैं देखो पृथ्वीराज चौहान हार गया, पहले युद्ध में जीता हुआ था तब उसने ऐसा क्यों नहीं किया। दूसरे युद्ध में युद्ध जैसा कुछ हुआ ही नहीं था। दूसरे युद्ध में जब पृथ्वीराज की सेना सुबह सुबह सो रही थी, गौरी की सेना अचानक अटैक करती है धोखे से और उन सबको मार देती है वहां पर। यदि वो भी आमने सामने का युद्ध हुआ होता तो पृथ्वीराज उस युद्ध के अंदर भी नहीं हारता। एक तो हमें इससे सीख तो ये मिलती है कि हमें दुश्मन की सारी गतिविधियों का ध्यान रखना चाहिए, दुश्मन कब कौन सी चाल चल रहा है। जैसे हम है वैसा दुश्मन हो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने ये सोचा कि हम धोखे से किसी पर अटैक नहीं करते तो वो भी नहीं करेंगे, पर उन्होंने रात को सोते हुए धोखे से अटैक किया था और इनको हराया था उस युद्ध के अंदर। दूसरा यह है कि जब हम 1192 के उस तराइन के दूसरे युद्ध की बात करते हैं तो उससे पहले हम तराइन का पहला युद्ध भी देखा जाना चाहिए और काइंद्रा का युद्ध भी देखा जाना चाहिए जिसके अंदर गौरी को हरा दिया गया था। पृथ्वीराज चौहान मात्र 26 साल का था जब मृत्यु हुई है, 26 ईयर ओल्ड। आज के 800 बरस पहले पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई 1192 में। 26 साल का एक लड़का उत्तर भारत का सबसे बड़ा राजा बना हुआ था। 800 साल बाद भी वे लोग भी उसको जानते हैं जिन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, तो कुछ तो अलग काम किए होंगे कि आज दिन तक पृथ्वीराज चौहान को याद किया जाता है। आप पृथ्वीराज चौहान को यदि युद्धों से हटा के देखेंगे ना तो पृथ्वीराज चौहान ने 800 बरस पहले आर्ट एंड कल्चर मिनिस्ट्री बना दी थी। पद्मनाभ नाम करके एक बंदा उसका मंत्री बनता है और पृथ्वीराज चौहान उस समय शास्त्रार्थ समझते, शास्त्रार्थ डिबेट, विद्वानों की डिबेट करवाया करता था। मतलब कितना हम
एजुकेशनल लेवल पे कितना आगे थे कि अलग अलग स्कॉलर्स बुलाए जाते, उनकी डिबेट करवाई जाती, उनसे वो जो अभी हम पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे कि अपने वेदांत पे भी चर्चा होनी चाहिए, तंत्र पे भी चर्चा होनी चाहिए, वे तमाम प्रकार की चर्चाएं भारत के अंदर हुआ करती थी। युद्धकालीन माहौल के अंदर भी एक राजा यदि इस प्रकार का करके गया तो इस मामले में पृथ्वीराज बड़ा अलग राजा हुआ। पृथ्वीराज पर एक बहुत अच्छी बुक है जयानक की लिखी हुई पृथ्वीराज विजय, एक कश्मीरी ब्राह्मण हुआ था जयानक, उसमें पृथ्वीराज विजय लिखी है। वो यदि पढ़ी जाए तो पृथ्वीराज के बारे में खूब सारी चीजें खुलती है। भारत के इतिहास की विडंबना यह है कि पृथ्वीराज को एक दूसरी किताब से याद किया गया, चंद बरदाई की एक किताब है पृथ्वीराज रासो, उसके आधार पर याद किया है। क्योंकि पृथ्वीराज रासो बहुत बाद की किताब है और पृथ्वीराज रासो की ज्यादातर बातें सही नहीं है। उस पृथ्वीराज रासो के आधार पर एक आदमी को भारत में विलेन घोषित कर दिया गया, जयचंद। आज भी भारत में गद्दार का पर्याय जयचंद को बताया जाता है, जबकि जयचंद बहुत बड़े राजा हुए, बड़े धर्मपरायण राजा हुए, और जयचंद किसी प्रकार से गद्दार नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कि गौरी को भारत में बुलाने वाले जयचंद थे। तो यदि गौरी को भारत में तराइन के दूसरे युद्ध में जयचंद ने बुलाया था, तो तराइन के पहले युद्ध में गौरी को बुलाने वाला कौन था? काइंद्रा युद्ध में गौरी को बुलाने वाला कौन था? और गौरी से पहले जब खुसरो शाह, जब शहाबुद्दीन, जब आपका गर्जन मातंग आए थे, जब आपका इब्राहिम आया था, जब आपका गजनवी खुद आया था, तो उनको बुलाने वाले कौन थे? दूसरा उन जयचंद ने। ये तो आपने भी सुना होगा, भारत में किसी गद्दार करना आता तो कहते हैं अरे वो तो जयचंद है। नेताओं के मुंह से इस प्रकार की बातें सुन लेते हैं। केवल अशिक्षा है कि ढंग से एजुकेशन नहीं है, इस चक्कर में जयचंद को गद्दार बता दिया गया। क्योंकि गौरी को यदि जयचंद बुलाता तो गौरी की अगली लड़ाई भारत में जयचंद के साथ है, चंदावर का युद्ध है, और जयचंद कन्नौज का बड़ा राजा है। अच्छा, उस पृथ्वीराज रासो की उन कहानियों के आधार पर हमने एक प्रेम कहानी और गढ़ दी, इसको बॉलीवुड वालों ने और आगे बढ़ा दिया कि जयचंद की एक बेटी थी सेयोंगिता, सेयोंगिता से पृथ्वीराज प्रेम करता है, दोनों प्रेम करते हैं, पृथ्वीराज उसका किडनैप कर लेता है और इस वजह से जयचंद से उसकी बनती नहीं थी। इस प्रकार एक तो इस बात पे ना हिस्ट्री में कहीं ये नहीं मिलता है कि कोई संयोगिता थी और उसको पृथ्वीराज चौहान के घर से ले आए थे। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। बस एक स्टोरी जैसे ड्रामेटिक रोमांटिक स्टोरी वैसे करके उसको दिखाया गया है और उसी को लेके सब लोग चल रहे हैं आज तक। की न तो कोई लड़की थी, न इस प्रकार की कोई बातें भी थी। ये पृथ्वीराज रासो की बातें बहुत बाद में लिखी गई और उनके अंदर कतई कोई सच्चाई नहीं है। मेरे ख्याल से विकिपीडिया पर भी पृथ्वीराज चौहान को लेकर ये पृथ्वीराज रासो का नाम लिया जाता है कि, पर मेरे ख्याल से ये इकलौता सोर्स नहीं हो सकता। पृथ्वीराज रासो 17वीं सेंचुरी के आसपास हमारे सामने आती है, जबकि वो बात है 12वीं सेंचुरी की, 500 साल बाद में आप पढ़ रहे हो उसको। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज के दरबार में रहने वाले चंद बरदाई ने वो लिखी थी, पर उसका हमारे पास कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं। तो ये जो असली हिस्ट्री है ये कहां से पता चलती है? मैं कह रहा हूं आपको, जयानक की पृथ्वीराज विजय जो है वो उस टाइम की बुक है और वो खूब सारी बातें करती है। नैनचंद्र सूरी ने उसी टाइम के आसपास हमीर महाकाव्य लिखी है, वो इस प्रकार की बातें करती है। उस समय की मुस्लिम रेफरेंस उठा लिए जाए, मुस्लिम रिकॉर्ड्स उठा लिए जाए, वो उस प्रकार की बातें। मिन्हाजुस सिराज की तबकात नसीरी मिलती है उसी टाइम के अंदर, आपके हसन निजामी की ताजुल मासिर मिलती है उसी टाइम के अंदर। उनमें इस प्रकार की कोई घटनाओं का जिक्र नहीं, कोई मुस्लिम इतिहासकार इनका जिक्र नहीं करता। पर भारत है, भारत जयचंद को उसी रूप में लेता है। तो मेरा यह है कि जब पृथ्वीराज को पढ़ा जाए, पृथ्वीराज को ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। तो यह पता चले कि क्या योद्धा था, 20-25 साल की उम्र का एक लड़का। झट से आप उनकी जिंदगी की कहानी शेयर कर सकते हो। पृथ्वीराज 11 वर्ष की उम्र में राजा बनता है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ रिएक्शन राजपूत हिस्ट्री पे। अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी आपको लगता है वो कमेंट भी करें। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।